दोस्तों, तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आमना सामना होगा। इसी महीने के आखिर में ये तारीखी लम्हा आएगा जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे आर्मी चीफ भी चीन के अंदर मौजूद होंगे और भारत की जानिब से उनके वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। 7 साल के एक लंबे और तवील अरसे के बाद ये फैसला किया गया है कि SCO समिट के अंदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहाँ से फिर बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। क्या वाकई अब भारत अमेरिका का पल्लू छुड़वाकर चीन के साथ हाथ मिलाने जा रहा है? क्या चीन इनको एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट करेगा? जैसे पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती है, अब वही रवाबत भारत के साथ भी कायम हो सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक ट्रेड वार शुरू हो चुकी है। एक तजारती जंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर भारत के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं। अमेरिकी सदर रोजाना उठते हैं और उठकर नया एक टैरिफ आयद करते हैं भारत के ऊपर, जो कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा हो चुका है। और वही भारत जो कि कभी अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन अब वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इस सब के अंदर क्या भारत अब चीन की तरफ देख रहा है? क्या अब अमेरिका की कोर्ट से निकल के अब इस ब्रिक्स वाले ब्लॉक के अंदर शामिल होने की कोशिशें की जाएंगी? कैसे अब भारत का मुस्तकबिल रूस के हाथों में जा चुका है? अब अमेरिकी सदर ने भारत के ऊपर कौन सा नया बम फोड़ दिया है? इस तमाम पर गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका लैंड कर चुके हैं और वहाँ पे एक बड़ी तकरीब, उनकी फौजी तकरीब, जहाँ से वो शिरकत करेंगे और उससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा और पाकिस्तान कैसे अब अमेरिका की आर्मी को भी ऑन बोर्ड ले रहा है, उनके साथ अपने रवाबित को बढ़ाता चला जा रहा है। मतलब इतने रवाबित बढ़ा लिया है कि उनकी अपनी अफवाज के अंदर, आला कमान के अंदर कोई बड़ी तब्दीली है तो वो पाकिस्तान को खसूसी तौर पे मदऊ करें। हमारी नुमाइंदगी वहाँ पे देखने को मिल रही है पूरी दुनिया से, और शायद किसी को नहीं बुलाया गया, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल को वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ पर क्या होगा, क्यों होगा और उससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, खारजा महाज के ऊपर जनाजा निकल गया, बहुत बुरी तरह से पिट गए, फिर मैदान जंग के अंदर बहुत बुरी तरह से पिट गए, मार पड़ी और उसके बाद मईशत का भी जनाजा उठ चुका है। मईशत की जो अस्थियां हैं बस वो बहाना बाकी रह गई हैं, बाकी सब कुछ हो चुका है। जैसे अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किया गया है, इससे बहुत बड़ा सेटबैक जो भारत की मईशत है, उनकी जो इकोनॉमी है उसको लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि भारत अमेरिका का एक बहुत बड़ा, आप कहें कि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, उनको एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, तो गलत ना होगा। अब वही जो ताजर हैं वो कहाँ पे जाएंगे? उनको फोर्स कर दिया गया है कि आप लोग या तो चाइना के पास जाओ या फिर रशिया के पास जाओ। और अब के बाद जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि 50% टैरिफ से भी बात आगे जाएगी। मैं तो और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ भारत के साथ। मसला ये है कि रशिया जो है उसको मनाया जाए कि आप लोग जाके जंगबंदी करो, और जब तक रशिया नहीं मानता तब तक भारत के ऊपर यूं ही नज़ला गिरता रहेगा। और वो गुस्सा जो कि अमेरिकी सदर को अपनी नाकामी के ऊपर है, वो नाकामी कि वो चाहते थे कि मैं 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन की जंग रुकवा कर एक और एजाज अपने नाम कर लूं, मैं दुनिया को बता दूं कि भाई मैं हूं सबसे बड़ा पीस मेकर, अमन कायम करने में मेरा कोई सानी नहीं है। लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और उसके अंदर फिर वो भारत को भी इसका कहीं ना कहीं मरूदे इल्ज़ाम लाजमी ठहराते हैं। वो समझते हैं कि अगर रशिया को भारत की सपोर्ट ना होती, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि ये उनका तेल ना खरीदते और बाहर ना बेचते, ना ये उनसे असला खरीदते, तो वो दुनिया से कट सकते थे, एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कट सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमारी पाबंदियों के बावजूद ये उनसे तेल खरीदते हैं, ये उनसे असला खरीदते हैं, जो कि उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करता है। और उसके बाद फिर वो यूक्रेन के साथ अच्छे तरीके से लड़ते हैं और उनके साथ जंगबंदी पे रजामंदी नहीं हो पाते, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए अब अमेरिकी सदर चाहते हैं कि मैं भारत को इतना फोर्स कर दूं कि भाई तुम लोग जाके रशिया को कहो कि जंग रुकवाओ या जंग रोको, अदरवाइज भारत का जो है वो सत्यानाश कर दिया जाएगा। और अमेरिकी सदर ने एक तरह से तबाही का ऐलान जो है भारत की वो कर दिया है और पाबंदियां लगाई जा रही हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। आज भी जब उनसे सवाल किया गया कि आपने भारत के साथ ही ऐसा क्यों किया, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगाया गया है, पहले 25%, फिर 25%, 50% हो गया, तो
तो ये क्यों किया? उन्होंने कहा अभी तो 8 घंटे हुए हैं मुझे लगाए, अभी तो और बहुत कुछ है। मतलब कि वो मज़ीद सैंक्शंस भी गा सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब अमेरिका नाराज़ होता है, जब उसके बेनिफिट्स या उसके इंटरेस्ट के दरमियान में कोई दूसरा मुल्क आता है, तो फिर 3-4 काम हुआ करते हैं। या तो आपके मुल्क के ऊपर बमबारी हुआ करती है, या फिर आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा करती हैं, आपको टैरिफ्स का सामना करना पड़ता है, आपके ख़िलाफ़ एक तजारती जंग होती है जैसे चाइना के ख़िलाफ़ हुई, जैसे ईरान के अंदर बमबारी हुई। या फिर एक और ऑप्शन होती है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। आपके मुल्क की जो अपोजिशन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि वो आपका तख्ता उल्टा दे। शायद अब ये भी अमेरिका सोच रहा हो और इंडिया के अंदर इस हुकूमत को चलता किया जाए ताकि अगली जो हुकूमत आए वो हमारे इंटरेस्ट के अंदर काम करे। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उठे मेरी मर्ज़ी से, बैठे मेरी मर्ज़ी से। अगर वो सांस लेती है तो मेरी मर्ज़ी से ले, अगर मैं कहूँ कि आज मर जाओ तो वो मर जाएं। और इसी की राह के अंदर भारत रुकावट बना और अब भारत को ये जो है वो उठाना पड़ा। आप इसको इनकी खारजा नाकामी भी कह सकते हैं कि इन्होंने अमेरिका के साथ कोई अच्छे तरीके से डील नहीं किया, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान भी तो है, वो भी तो चाइना के साथ अपने मुआहदे कर रहे, डील्स कर रहे। यहाँ तक कि दिफाई डील्स भी चाइना के साथ हो रही हैं। यहाँ तक कि 5वीं जनरेशन भी हम लोग चाइना का एक्वायर करने वाले हैं और अमेरिका के साथ भी हमारे मुआहदे चल रहे हैं, एट ए टाइम चल रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी तो कुछ ना कुछ किया, किसी ना किसी तरीके से हम लोगों ने भी तो मैनेज किया, लेकिन ये क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल इनकी अपनी आवाम, इनकी अपनी जो खारजा पॉलिसी बनाने वाले हैं, इनके पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अगर ये कर सकता है, पाकिस्तान एट ए टाइम अमेरिका एंड चाइना को दोनों को ऑन बोर्ड ले सकता है, इवन कि ईरान के साथ भी अपने रवाबित बरकरार रख सकता है, रशिया के साथ भी रख सकता है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं? आप लोगों को ब्रिक्स का जो ब्लॉक है उसको ही क्यों चुनना पड़ा? लेकिन अब हो ये रहा है कि इस महीने के आखिर में एक तारीखी लम्हा आने वाला है और एससीओ का एक और समिट है चाइना के शहर के अंदर, और वहाँ पे फिर 31 अगस्त को जब ये स्टार्ट होगा तो 7 साल के एक तवील अरसे के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाएंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म चीन जाएंगे, कितनी गैर मामूली बात है। और चीन क्या इनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी दो ममालिक आपस में किसी ज़मीनी तनाज़े के अंदर उलझ पड़ते हैं तो जब तक वो हल नहीं होता ना, तब तक उनके माबैन कोई दूसरी पेशरफ्त नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत की मिसाल आपके सामने है। 75 या 78 साल गुजर गए, हम दोनों का एक कश्मीर का मसला है, उसके ऊपर हमने कितनी जंगें लड़ ली हैं, आज भी वो हल नहीं हो सका है। और उसकी वजह से हमारी तजारत भी मुतासिर होती है, हमारे ताल्लुकात, हमारे जो उधर ही सेम कल्चर वाले लोग हैं उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हैं। हमारी आपस में दुश्मनी है, एक रिवायती दुश्मन हम एक दूसरे के समझे जाते हैं सिर्फ़ एक ज़मीनी तनाज़े की वजह से, जो कि हमारी पार्टीशन के वक्त शुरू हुआ लेकिन आज तक चल रहा है। तो ऐसा ही तनाज़ा जो है वो चाइना और भारत के माबैन भी है। अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, उसके बाद लद्दाख को देख लीजिए, ये वो रियासतें हैं जहाँ पर चाइना क्लेम करता है कि हमारी हैं। और फिर जब तक ये हल नहीं होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाइना भारत के साथ ट्रेड करे? नहीं, ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जैसे पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वैसे भारत कभी नहीं बन पाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका में सेंटकॉम, उनका जो दिफाई इदारा है, जिसके कमांडर जनरल कुरेला रिसेंटली पाकिस्तान भी आए थे और पाकिस्तान के अंदर हमने उनको निशाने इम्तियाज़ भी दिया था। उनकी रिटायरमेंट आ चुकी है और अब वो सुबकदोश हो रहे हैं अपने ओहदे से। तो उनकी जगह एक नए जो सेंटकॉम के चीफ़ हैं वो आने वाले हैं और उनकी तकरीब है। और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उनको ख़ुसूसी तौर पे मदऊ किया गया। पूरी दुनिया से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को मदऊ करके ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान और अमेरिकन फोर्सेस का आपस में कितना ताउन गहरा है। अब इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? जो नए आने वाले सेंटकॉम के चीफ़ हैं वो ब्रैड कूपर हैं और वो उनके वाइस एडमिरल रह चुके हैं नेवी में। अब उनको एडमिरल के तो जो ओहदा है उसके ऊपर तैनात किया जाएगा पहले, उसके बाद फिर उनको सेंटकॉम का जो चीफ़ है वो बनाया जाएगा। और ये एक हायरार्की थी जिसके तहत उनको ये ओहदा मिलने जा रहा है। लेकिन सेंटकॉम का चीफ़ जो है वो बड़े बड़े फैसले किया करता है दुनिया के। आप ये याद रखिएगा, बहुत सा इख्तियार जो है वो उसके हाथ में होता है। यहाँ तक कि वो ये फैसला भी करता है
कि मिडल ईस्ट के अंदर कौन मरेगा कौन जिएगा, किसके खिलाफ जंग शुरू होनी है, किसके खिलाफ जंग को इस वक्त रोक देना है, ये इख्तियार भी उसके पास कहीं ना कहीं जाके होता है। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पे मौजूद हैं, पुराने वाले के साथ हमारी जो इक्वेशन है वो सेट थी, अच्छे ताल्लुकात थे, और अब जो नए वाले आने वाले हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा, उसके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे और मुस्तकबिल के अंदर भी हम लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर तनकीद भी आप करें तो गलत ना होगा, लेकिन इसका ये पहलू भी मौजूद है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका की फ़ोर्सेस के साथ, अमेरिका की फ़ौज के साथ, वो अच्छे हो जाएंगे, ख़ासकर सेंटकॉम के साथ, और जो कि पहले भी अच्छे हैं, लेकिन अब जो कमान चेंज हो रही है उसके साथ भी हमारी इक्वेशन सेट हो जाएगी।